नमस्कार साथियों, आज की हमारी कहानी है जैनीन कुमार द्वारा रचित पाजेब। तो शुरू करते हैं। बाजार में एक नई तरह की पाजेब चली है। पैरों में पड़कर वे बड़ी अच्छी मालूम होती हैं। उनकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती हैं कि पाजेब का मानो नीच का आकार कुछ नहीं है, जिस पाँव में पड़े उसी के अनुकूल हो रहती है। पास पड़ोस में तो सब नन्ही बड़ई के पैरों में आज वही पाजेब देख लीजिए। एक ने पहनी कि फिर दूसरी ने भी पहनी। देख देखी में इस तरह उनका ना पहनना मुश्किल हो गया। हमारी मुन्नी ने भी कहा, बाबूजी हम पाजेब पहनेंगे। बोलिए भला, कठिनाई से 4 बरस की उम्र और पाजेब पहनेगी। मैंने कहा कि कैसी पाजेब? बोली कि हाँ, वही जो रुकमन पहनती है, जैसी शीला पहनती है। मैंने कहा कि अच्छा। बोली कि मैं तो आज ही मंगा लूंगी। मैंने कहा कि अच्छा भाई, आज ही सही। उस वक्त तो खैर मुन्नी किसी काम में बदल गई, लेकिन जब दोपहर आई मुन्नी की बुआ, तब वह मुन्नी सहज मानने वाली ना थी। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और गोद में लिया और कहा कि अच्छा, तो तेरी पाजेब अब के इतवार को जरूर लेती आऊंगी। इतवार को बुआ आई और पाजेब ले आई। मुन्नी उन्हें पहनकर खुशी के मारे यहाँ से वहाँ झूमती फिरी। रुक्मणी के पास गई और कहा, देख रुक्मिणी, मेरी पाजेब। शीला को भी अपनी पाजेब दिखाई। सबने पाजेब पहनी, देखकर उसे प्यार किया और तारीफ की। सचमुच वह चांदी की सफेद 2-3 लड़ियां सी टखनों के चारों ओर लिपटकर चुपचाप बिछी हुई ऐसी सुगर लग रही थी कि बहुत ही, और बच्ची की खुशी का तो ठिकाना ही न था। और हमारे महाशय आशुतोष, जो मुन्नी के बड़े भाई हैं, पहले तो मुन्नी को सजी वजी देखकर बड़े खुश हुए। वह हाथ पकड़कर अपनी बढ़िया मुन्नी को पाजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गए। मुन्नी की पाजेब का गौरव उन्हें अपना भी मालूम होता था। वे खूब हंसे और ताली पीटी, लेकिन थोड़ी देर बाद वे ठुमकने लगे कि मुन्नी को पाजेब दी तो हमें भी बाइसिकल चाहिए। बुआ ने कहा, अच्छा बेटा, अब के जन्मदिन को तुम्हें भी बाइसिकल दिलवाएंगे। आशुतोष बाबू ने कहा, हम तो अभी लेंगे। बुआ ने कहा, छी, तू कोई लड़की है? जिद तो लड़कियां किया करती हैं और लड़कियां रोती हैं, कहीं बाबू लोग रोते हैं? आशुतोष बाबू ने कहा कि हम तो बाइसिकल जरूर लेंगे जन्मदिन वाले रोज। बुआ ने कहा कि हाँ, यह बात पक्की रही, जन्मदिन पर तुमको बाइसिकल देंगे। इस तरह वह इतवार का दिन हंसी खुशी पूरा हुआ। शाम होने पर बच्चों की बुआ चली गई। पाजेब का शौक घड़ी भर का था, वह फिर उतार कर रख रखा दी गई, जिससे कहीं खो न जाए। पाजेब वह बारीक और सुबह काम की थी और खासे दाम लग गए थे। श्रीमती ने हमसे कहा, क्यों जी, लगती तो अच्छी है, मैं भी एक बनवा लूं। मैंने कहा कि क्यों ना बनवाओ, तुम कौन 4 बरस की नहीं हो। खैर ये हुआ, पर मैं रात को अपनी मेज पर था कि श्रीमती ने आकर कहा कि तुमने पाजेब तो नहीं देखी। मैंने आश्चर्य से कहा कि क्या मतलब? बोली कि देखो, ये मेज वेज पर तो नहीं है, एक तो उसमें की है और दूसरे पैर की मिलती नहीं, जाने कहाँ गई। मैंने कहा कि कहाँ जाएगी, यहीं कहीं देख लो, मिल जाएगी। उन्होंने मेरे मेज के कागज उठाने धरने शुरू किए, अलमारी की किताबें टटोल डालने का मंसूबा दिखाया। मैंने कहा कि यह क्या कर रही हो, यहाँ वहाँ कहाँ से आई? जवाब में मुझी से पूछने लगी, तो फिर कहाँ है? मैंने कहा कि तुमने ही तो रखी होंगी, कहाँ रखी थी? बतलाने लगी कि मैंने दोपहर के बाद कोई 2 बजे उतार कर दोनों को अच्छी तरह संभाल कर उसके नीचे वाले बक्स में रख दिया था। अब देखा तो एक है, दूसरी गायब है। मैंने कहा कि तो चलकर वह इस कमरे में कैसे आएगी? भूल हो गई होगी, एक रखी होगी और एक वहीं कहीं फर्श पर छूट गई होगी। देखो, मिल जाएगी, कहीं नहीं जा सकती। इस पर श्रीमती कहीं सुनी करने लगी कि तुम तो ऐसे ही हो, खुद लापरवाह हो, दोष उल्टे मुझे देते हो। कह तो रही हूँ मैंने दोनों संभाल के रखी थी। मैंने कहा कि संभाल के रखी थी तो फिर यहाँ वहाँ क्यों देख रही हो? जहाँ रखी थी वहीं से ले लो ना, वहाँ नहीं है तो फिर किसी से निकाली ही होंगी। श्रीमती बोली,
कि मेरा भी यही ख्याल हो रहा है। हो ना हो बंसी नौकर ने निकाल ली है। मैंने रखी तब वह वहाँ मौजूद भी था। मैंने कहा कि तो उससे पूछो। बोली कि वह तो साफ इनकार करता है। मैंने कहा तो फिर? श्रीमती जोर से बोली। तो फिर मैं क्या बताऊं? तुम्हें तो किसी बात की फिक्र है नहीं। डांट कर कहते क्यों नहीं हो? उस बंसी को बुलाकर जरूर पाजब उसी ने ही ली है। मैंने कहा कि अच्छा, तो उसे क्या कहना होगा? यह कहूँ कि ला भाई पाजी दे दे? श्रीमती झल्लाकर बोली, हो चुका बस तुमसे। तुम्ही ने तो उस नौकर की जात को सहजोर बना रखा है। डांट न फटकार, नौकर ऐसे सिर न चढ़ेगा तो क्या होगा? बोली कि कह तो रही हूँ किसी ने उस बक्से से निकाल ही है, और 16 में 15 आने ये बंसी है। सुनते हो ना, वही है। मैंने कहा कि मैंने बंसी से पूछा था, उसे नहीं मालूम होती। पर इस पर श्रीमती ने कहा कि तुम नौकरों को नहीं जानते, वे बड़े छठे होते हैं। जरूर बंसी ही चोर है, नहीं तो क्या फरिश्ते लेने आएंगे। मैंने कहा कि तुमने आशुतोष से भी पूछा? बोली पूछा था। वह तो खुद ट्रंक और बक्स के नीचे घुस घुस कर खुल लगाने में मेरी मदद करता है। वह नहीं ले सकता। मैंने कहा तो उसे पतंग का बड़ा शौक है। बोली कि तुम तो उसे बताते बरसते कुछ हो नहीं, उम्र होती जा रही है, वह यूं ही रह जाएगा। तुम ही हो उसे पतंग की शय देने वाले। मैंने कहा कि जो कहीं पाजी की पड़ी मिल गई हो तो? बोली कि नहीं नहीं नहीं, मिलती तो वह बता ना देता। खैर बातों बातों में मालूम हुआ कि उस शाम आशुतोष पतंग और एक डोर का पिन्ना नया लाया है। श्रीमती ने कहा कि ये तुम ही हो जिसने पतंग की उसे इजाजत दी। बस सारे दिन पतंग पतंग, ये नहीं कि उसे कभी बिठाकर सबक की भी कोई बात पूछो। मैं सोचती हूँ एक दिन तोड़ ताड़ दूँ उसकी सब डोर और पतंग। हाँ तो सारे वक्त वही धुन। मैंने कहा कि खैर छोड़ो, कल सवेरे पूछताछ करेंगे। सवेरे बुलाकर मैंने गंभीरता से उससे पूछा कि क्यों बेटा, एक पाजिब नहीं मिल रही है? तुमने तो नहीं देखी? वह गुम हो गया? किसी नाराज हो? उसने सिर हिलाया कि उसने नहीं ली, पर मुंह नहीं खोला। मैंने कहा कि देखो बेटा, ली हो तो कोई बात नहीं, सच कह देना। उसका मुंह और भी फूल गया, वह और गुमसुम बैठ रहा। मेरे मन में उस समय तरह तरह के सिद्धांत आए। मैंने स्थिर किया कि अपराध के प्रति कठोर ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं है। प्रेम से ही अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। बालक का स्वभाव कोमल होता है और सदा ही उसे स्नेह से व्यवहार करना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि बेटा आशुतोष, तुम घबराओ मत। सच कहने में घबराना नहीं चाहिए। ली हो तो खुलकर बता दो बेटा। हम कोई सच कहने की सजा थोड़े ही दे सकते हैं, बल्कि सच बोलने पर तो इनाम मिलता है। आशुतोष सब सुन रहा था। उसका मुंह सूजा था। वह सामने मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। रह रहकर उसके माथे पर बल पड़ते थे। क्यों बेटा, तुमने ली तो नहीं? उसने सिर हिलाकर क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा। मैंने नहीं ली, नहीं ली, नहीं ली। ये कहकर उसको रोना आ गया, पर रोया नहीं। आंखों में आंसू रोक लिए। उस वक्त मुझे प्रतीत हुआ उग्रता दोष का लक्षण है। मैंने कहा देखो बेटा, डरो नहीं। अच्छा जाओ ढूंढो, शायद कहीं पड़ी हुई हो। जब पाजिब मिल जाएगी तो हम तुम्हें इनाम देंगे। वह चला गया। दूसरे कमरे में जाकर पहले तो एक कोने में खड़ा हो गया। चुपचाप खड़े होकर वह फिर यहाँ वहाँ पाजिब की तलाश में लग गया। श्रीमती आकर बोली, आंसू से तुमने पूछा क्या ख्याल है? मैंने कहा संदेह तो मुझे होता है, नौकर का काम तो यह है नहीं। श्रीमती ने कहा कि नहीं जी, आंसू भला क्यों लेगा? मैं कुछ बोला नहीं। मेरा मन जाने कैसे गंभीर प्रेम के भाव से आशुतोष के प्रति उमड़ रहा था। मुझे ऐसा मालूम होता था कि ठीक इस समय आशुतोष को हमें अपनी सहानुभूति से वंचित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ अतिरिक्त स्नेह इस समय बालक को मिलना चाहिए। मुझे यह एक भारी दुर्घटना मालूम होती थी। मालूम होता था कि अगर आशुतोष ने चोरी की है तो उसका इतना दोष नहीं है, बल्कि ये हमारे ऊपर बड़ी भारी इल्ज़ाम है। बच्चे की चोरी की हालत भयावह हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए वैसी लाचारी उपस्थित हो आई, यह और भी कहीं भयावह है। यह हमारी आलोचना है। हम उस चोरी से बरी नहीं हो सकते। मैंने बुलाकर कहा, अच्छा सुनो, देखो मेरी तरफ देखो। यह बताओ कि पाजेब तुमने चुन्नू को दी है ना? वह कुछ देर कुछ नहीं बोला।
के चेहरे पर रंग आया और गया। मैं एक एक छाया ताड़ना चाहता था। मैंने आश्वासन देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, हाँ हाँ बोलो, डरो नहीं। ठीक बताओ बेटा, कैसा हमारा सच्चा बेटा है? मानो बड़ी कठिनाई के बाद उसने अपना सिर हिलाया। मैंने बहुत खुश होकर कहा कि दी है ना छन्नू को? उसने सिर हिला दिया। अत्यंत सांत्वना के स्वर में स्नेहपूर्ण मैंने कहा कि मुंह से बोलो, छन्नू को दी है? उसने कहा हाँ। मैंने अत्यंत हर्ष के साथ दोनों बाहों में लेकर उसे उठा लिया। कहा कि ऐसे ही बोल दिया करते हैं अच्छे लड़के, आंसू हमारा राजा बेटा है। गर्व के भाव से उसे गोदी में लिए लिए मैं उसकी माँ की तरफ गया। उल्लासपूर्वक बोला, देखो हमारे बेटे ने सच कबूल किया, पाजी उसने छन्नू को दी है। सुनकर माँ उसकी खुशी हो आई। उन्होंने उसे चूमा, बहुत शाबाशी दी, उसकी बलैयां लेने लगी। आशुतोष भी मुस्कुराया, अगरचे एक उदासी भी उसके चेहरे से दूर नहीं हो पाई। उसके बाद अलग ले जाकर मैंने उसे बड़े प्रेम से पूछा, पाजी छन्नू के पास है ना? जाओ मांग ला सकते हो उससे। आशुतोष मेरी ओर देखता हुआ बैठा रह गया। मैंने कहा कि जाओ बेटा ले आओ। उसके जवाब में मुंह नहीं खोला। मैंने आग्रह किया तो बोला कि छन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि जिसको उसने दी होगी उसका नाम बता देगा। सुनकर वह चुप हो गया। मेरे बार बार कहने पर वह यही कहता रहा कि पाजी छन्नू के पास न हुई तो वह देगा कहाँ से? अंत में हार कर मैंने कहा कि वह कहीं तो होगी। अच्छा तुमने कहाँ से उठाई थी? बड़ी मिली थी। और फिर नीचे जाकर वह तुम्हें छन्नू को दिखाई? हाँ। फिर उसने कहा कि इसे बेचेंगे? हाँ। कहाँ बेचने को कहा? कहा मिठाई खिलाएंगे? नहीं, पतंग लाएंगे। अच्छा पतंग को कहा? हाँ। तो पाजी छन्नू के पास रह गई? हाँ। तो उसके पास होनी चाहिए ना, या पतंग वाले के पास होगी? जाओ बेटा उसे ले आओ, कहना हमारे बाबूजी तुम्हें इनाम देंगे। वह जाना नहीं चाहता था। उसने फिर कहा कि छन्नू के पास न हुई तो कहाँ से देगा? मुझे उसकी जिद बुरी मालूम हुई। मैंने कहा कि कहीं तुमने उसे गाड़ दिया है? क्या किया है, बोलते क्यों नहीं? वह मेरी ओर देखता रहा और कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कुछ कहती क्यों नहीं? वह गुमसुम रह गया और नहीं बोला। मैंने डपट कर कहा कि जाओ, जहाँ है वहीं से पाजेब लेकर आओ। जब वह अपनी जगह से नहीं गया तो मैंने उसे कान पकड़ कर उठाया। कहा कि सुनते हो, जाओ पाजेब लेकर आओ, नहीं तो घर में तुम्हारा काम नहीं है। उस तरह उठाया जाकर वह उठ गया और कमरे से बाहर निकल गया। निकलकर बरामदे के कोने में रूठा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा था। ये लड़का सच बोलकर अब किस बात से घबरा रहा है, इसे मैं कुछ समझ न सका। मैंने बाहर आकर जरा धीरे से कहा, जाओ भाई, जाकर छन्नू से कहते क्यों नहीं हो? पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब दिया तो बार बार कहने लगा कि छन्नू के पास नहीं हुई तो वह कहाँ से देगा? मैंने कहा कि कितने में उसने बेची होगी वे दाम दे देंगे, समझे ना जाओ, तुम कहो तो। छन्नू की माँ तो कह रही है कि उसका लड़का ऐसा काम नहीं कर सकता, उसने पाजेब नहीं देखी। जिस पर आशुतोष की माँ ने कहा कि नहीं, तुम्हारा छन्नू झूठ बोल रहा है। क्यों रे आशुतोष, तेने दी थी ना? आशुतोष ने धीरे से कहा, हाँ दी थी। दूसरी ओर छन्नू बढ़कर आया और हाथ पटका कर बोला, मुझे नहीं दी। क्यों रे, मुझे कब दी थी? आशुतोष ने जिद बांध कर कहा कि दी तो थी, कह दो नहीं दी थी। नतीजा ये हुआ कि छन्नू की माँ ने छन्नू को खूब पीटा और खुद भी रोने लगी। कहती जाती थी कि हाय रे, अब हम चोर हो गए, यह कुलच्छनी औलाद जाने कब मिटेगी। बात दूर तक फैली, पड़ोस की स्त्रियों में पवन पड़ने लगी और श्रीमती ने घर लौटकर कहा कि छन्नू और उसकी माँ दोनों एक से हैं। मैंने कहा कि तुमने तेजा तेजी क्यों कर डाली, ऐसी कोई बात भला कभी सुलझती है? बोली कि हाँ, मैं तेज बोलती हूँ। अब जाओ ना, तुम ही उनके पास से पाजेब निकलवा कर लाते क्यों नहीं? तब जानी जब पाजेब निकलवा दो। मैंने कहा कि पाजेब से बढ़कर शांति है, और अशांति से तो पाजेब मिल नहीं जाएगी। श्रीमती बुदबुदाती हुई नाराज होकर मेरे सामने से चली गई। थोड़ी देर बाद छन्नू की माँ हमारे घर हाजिर हुई। श्रीमती उन्हें लाई थी। अब उनके बीच गर्मी नहीं थी। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, छन्नू तो पाजेब से इनकार करता है, वह पाजेब कितनी की थी उसके दाम बढ़ सकते हैं। मैंने कहा, ये आप क्या कहती हैं, बच्चे बच्चे हैं,
आपने छन्नू से सहूलियत से पूछी नहीं? उन्होंने कहा कि उसी समय छन्नू को बुलाकर मेरे सामने कर दिया। कहा कि क्यों रे, बता क्यों नहीं देता जो तैने पाजेब देखी हो। छन्नू ने जोर से सिर हिलाकर इनकार किया और बताया कि पाजेब आशुतोष के हाथों में मैंने देखी थी, वह पतंग वाले को दे आया है। मैंने खूब देखी थी, वह चांदी की थी। तुम्हें ठीक मालूम है? हाँ, वह मुझसे कह रहा था कि तू भी चल पतंग लाएंगे। पाजेब कितनी बड़ी थी बताओ तो? छन्नू ने उसका आकार बताया जो ठीक ही था। मैंने उसकी माँ की तरफ देखा, कहा देखिए ना, पहले यही कहता था कि मैंने पाजेब देखी तक नहीं, अब कहता है कि देखी है। माँ ने मेरे सामने छन्नू को खींच कर अभी धम्म धम्म पीटना शुरू कर दिया। कहा कि क्यों रे, झूठ बोलता है, तेरी चमड़ी न उधेड़ी तो मैं नहीं। मैंने बीच बिचाव करके छन्नू को बचाया। वह शहीद की भांति पिटता रहा, रोया बिल्कुल न था। एक कोने में खड़े आशुतोष को जाने किस बात से देख रहा था। खैर, मैंने सबको छुट्टी दी। कहा कि जाओ बेटा छन्नू खेलो। उसकी माँ को कहा कि आप उसे मारिएगा नहीं, और पाजेब कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। छन्नू चला गया। तो उसकी माँ ने पूछा कि आप उसे कसूरवार समझते हो? मैंने कहा कि मालूम तो होता है कि उसे कुछ पता है और वह मामले में शामिल है। इस पर छन्नू की माँ के पास बैठी हुई मेरी पत्नी से कहा, चलो बहन जी, मैं तुम्हें अपना सारा घर दिखा देती हूँ, एक एक चीज देख लो, होगी पाजेब तो जाएगी कहाँ। मैंने कहा छोड़िए दी, बेबात की बात बढ़ाने से क्या फायदा। तो जो त्यों मैंने उन्हें दिलासा दिया, नहीं तो वो छन्नू को पीट पीट हाल बेहाल कर डालने का प्रण है उठाए ले रही थी। कुलच्छी आज उसी धरती में नहीं डाल दिया तो मेरा नाम नहीं। खैर, जिस जिस भांति बखेड़ा टला, मैंने इस झंझट में दफ्तर भी समय पर नहीं जा सका। जाते वक्त श्रीमती को कह दिया, देखो आशुतोष को धमकाना मत, प्यार से सारी बातें पूछ लो, धमकाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं और हाथ कुछ नहीं आता, समझी ना। शाम को दफ्तर से लौटा तो मैंने श्रीमती से पूछा कि आशुतोष ने सब बता दिया है? 11 आने पैसे मैंने पाजेब पतंग वाले को दे दी है। पैसे उसने थोड़े थोड़े कर ही देने को कहा है। 5 आने जो दिए हैं वह छन्नू के पास है। इस तरह रत्ती रत्ती बात उसने कह दी है। कहने लगी, मैंने बड़े प्यार से पूछ पूछ कर यह सब उसके पेट से निकलवाया है। 2-3 घंटे में मगजमारी करती रही। हाय राम, बच्चे का भी क्या जी होता है। मैं सुनकर खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो अच्छा है, उस 5 आने बेच कर पाजेब मंगा लेंगे। लेकिन ये पतंग वाला भी कितना बदमाश है, बच्चों के हाथों से ऐसी चीज लेता है। उसे पुलिस में दे देना चाहिए, उचक्की कहीं का। फिर मैंने पूछा कि आशुतोष कहाँ है? उसने कहा कि बाहर कहीं खेल रहा है। मैंने कहा कि बंसी चटोर से बुला लाओ। बंसी गया। उसने आकर कहा कि वे अभी आते हैं। क्या कर रहा है? छन्नू के साथ गली डंडा खेल रहा है। थोड़ी देर में आशुतोष आया। मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। आते आते उसका चेहरा उदास हो गया। गोद में लेने पर भी पसंद नहीं मालूम हुआ। उसकी माँ ने खुश होकर कहा, हमारे आशुतोष ने सब बातें अपने आप पूरी पूरी बता दी। हमारा आशुतोष बड़ा सच्चा लड़का है। आशुतोष मेरी गोद में टिका रहा, लेकिन अपनी पढ़ाई सुनकर भी कुछ हर्ष से प्रतीत न हुआ। मैंने कहा कि आओ चलो, अब क्या बात है तुमको? 5 ही आने की बात है ना, हमसे 5 आने मांग लेते तो हम न देते। सुना, अब ऐसा मत करना बेटा। कमरे के में ले जाकर मैंने उससे पूछताछ की, ना बेटा, पतंग वाले ने 5 आने तुम्हें दिए हैं? हाँ। और वह छन्नू के पास है? हाँ। अभी भी उसके पास है? हाँ। खर्च कर दिए? नहीं। नहीं खर्च किए? हाँ। खर्च किए कि नहीं खर्च किए? अब वो से प्रश्न करने पर वह मेरी ओर देखता उत्तर नहीं दिया। बताओ, खर्च कर दिए कि अभी भी वही है? जवाब में उसने एक बार हाँ कहा, दूसरी बार नहीं। मैंने कहा कि ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें नहीं मालूम? हाँ। बेटा मालूम है ना? हाँ। पतंग वाले के पैसे छन्नू ने लिए हैं ना? हाँ। तुमने क्यों नहीं लिए? फिर चुप। 5 कन्नी थी या 2 अन्नी थी और पैसे भी थे? फिर चुप। बतलाते क्यों नहीं? चुप। ये कन्नियाँ कितनी थी बोलो? 2। बाकी पैसे थे? हाँ। 2 अन्नियाँ नहीं थी? हाँ। 2 अन्नियाँ थी? हाँ। 2 अन्नियाँ थी? हाँ। मुझे क्रोध आने लगा। झपट कर कहा कि सच क्यों नहीं बोलते? सच बताओ, कितनी कन्नियाँ थी, कितना क्या था?
वह गुमसुम खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। बोलते क्यों नहीं? वह नहीं बोला। सुनते हो? बोलो नहीं तो। आशुतोष डर गया और कुछ नहीं बोला। सुनते नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस बात भी नहीं बोला तो मैंने पकड़कर उसके कान खींच लिया। वह बिना आंसू लाए गुमसुम खड़ा रहा। अब भी नहीं बोलोगे? वह डर के मारे पीला हो गया लेकिन बोल न सका। मैंने जोर से बुलाया, बंसी यहाँ आओ, इसको ले जाकर कोठरी में बंद कर दो। बंसी नौकर उसे उठाकर ले गया और कोठरी में मूंद दिया। 10 मिनट बाद मैंने फिर उसे बुलाया। उसका मुंह सूजा हुआ था, बिना कुछ बोले उसके होठ हिल रहे थे। कोठरी में बंद होकर भी वह रोया नहीं। मैंने कहा, क्यों रे, अब तो अकल आई? वह सुनता हुआ गुमसुम खड़ा रहा। अच्छा, पतंग वाला कौन सा है? दाईं तरफ वह चौराहे वाला। उसने कुछ ओठों में ही बड़बड़ा दिया जिसमें मैं कुछ समझ न पड़ा। वह चौराहे वाला? बोलो। हाँ। देखा, अपने बच्चे के साथ चले जाओ, बता देना कि कौन सा है, फिर उसे स्वयं भुगत लेंगे, समझते हो ना? ये कहकर मैंने अपने भाई को बुलाया। यह बात समझाकर कहा, देखो, 5 आने के पैसे ले जाओ, पहले तुम दूर रहना। आशुतोष पैसे ले जाकर उसे दे देगा और अपनी पाजेब मांगेगा। अव्वल तो वह पाजेब लौटा ही देगा, नहीं तो उसे डांटना और कहना कि तुझे पुलिस को सुपुर्द कर देंगे। बच्चे से माल ठगता है, समझे? नरमी की जरूरत नहीं है। और आशुतोष, अब जाओ अपने चाचा के साथ। वह अपनी जगह पर खड़ा था, सुनकर भी टस से मस न होता दिखाई दिया। नहीं जाओगे? उसने सिर हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने तब उसे समझाकर कहा, भैया, घर की चीज है, दाम लगे हैं, भला 5 आने में रुपयों का माल किसी के हाथ दोगे? जाओ चाचा के संग जाओ, तुम्हें कुछ नहीं कहना होगा। आप पैसे दे देना और अपनी चीज वापस मांग लेना। दे दे, नहीं दे, नहीं दे, तुम्हारा ऐसे सरोकार नहीं। सच है ना बेटे? अब जाओ। पर वह जाने को तैयार न दिखा। मुझे लड़की की गुस्ताखी पर बड़ा मालूम हुआ। बोलो, इसमें बात क्या है? इतनी मुश्किल कहाँ है? समझाकर बात कर रही हूँ तो समझता ही नहीं, सुनता ही नहीं। मैंने कहा कि क्यों रे, नहीं जाएगा? उसने फिर से हिला दिया कि नहीं जाऊंगा। मैंने प्रकाश, अपने छोटे भाई को बुलाया। कहा, प्रकाश, इसे पकड़ कर ले जाओ। प्रकाश ने उसे पकड़ा। आशुतोष अपने हाथ पैरों से उसका प्रतिकार करने लगा। वह साथ जाना न चाहता था। मैंने अपने ऊपर बहुत सब्र करके फिर आशुतोष को पुचकारा। कहा कि जाओ भाई, डरो नहीं, अपनी चीज घर में आएगी, इतनी सी बात समझते नहीं। प्रकाश, इसे गोदी में ले जाओ और 2 चीज मांग उसे बाजार से दिलवा देना। जाओ भाई, जाओ आशुतोष। पर उसका मुंह फूला हुआ था। जैसे तैसे बहुत समझाने पर वह प्रकाश के साथ गया। ऐसे चला मानो पैर उठना भारी हो गया हो। 8 बरस का ये लड़का होने आया, फिर भी देखो ना, किसी भी बात की उसमें समझ नहीं है। मुझे जो गुस्सा आया उसका तो मैं क्या बतलाऊं, लेकिन ये याद कर गुस्से के बच्चे मम्मी की जगह बिगड़ते हैं, मैं अपने को दबाता चला गया। खैर, मैं गया तो मैंने चैन की सांस ली, लेकिन क्या देखता हूँ, कुछ देर में प्रकाश लौट आया है। मैंने पूछा, क्यों? बोला कि आशुतोष भाग गया है। मैंने कहा कि अब वह कहाँ है? वह रूठा खड़ा है, घर में नहीं आता। जाओ पकड़ कर ले आओ। वह पकड़ा हुआ आया। मैंने कहा, क्यों रे, तू शरारत से बाज नहीं आएगा? बोल, जाएगा कि नहीं? वह नहीं बोला तो मैंने कसकर उसे 2 चांटे दे दी। थप्पड़ लगते ही एकदम चीख, फौरन चुप हो गया और वैसे ही मेरे सामने खड़ा था। मैंने उसे देखकर मारे गुस्से की कहा कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, जाकर कोठरी में बंद कर दो, दुष्ट। इस बार वह 1 आधे घंटे बंद रहा। मुझे ख्याल आया मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे कि दूसरा रास्ता ना दिखता था। मार पीट कर मन को ठिकाने देने की आदत पड़ गई थी और कुछ अभ्यास न था। खैर, मैंने इस बीच प्रकाश को कहा कि तुम दोनों पतंग वालों के पास जाओ, मालूम करना कि किसने पाजेब ली है। होशियारी से मालूम करना, मालूम होने पर सख्ती करना, मुरब्बत की जरूरत नहीं, समझे? प्रकाश गया, पर लौटने पर बताया कि किसी के पास पाजेब नहीं है। सुनकर मैं झल्ला गया। कहा कि तुमसे कुछ काम नहीं हो सकता, जरा सी बात नहीं हुई, तुमसे क्या उम्मीद रखी जाए? मैं अपनी सफाई देने लगा। मैंने कहा, बस तुम जाओ। प्रकाश मेरा बहुत लिहाज करता था। वह मुंह डालकर चला गया।
कोठरी खुलवाने पर आशुतोष को हंसता सोता पाया। उसके चेहरे पर अभी भी आंसू नहीं थे। सच पूछो तो मुझे उस समय बालक पर करुणा हुई, लेकिन आदमी में एक ही साथ जाने क्या क्या विरोध भाव उठते हैं। मैंने उसे जगाया। वह हड़बड़ा कर उठा। मैंने कहा, कहो क्या हालात है। थोड़ी देर तक वह समझा ही नहीं। फिर शायद पिछला सिलसिला याद आया। झट उसके चेहरे पर वही जिद, अकड़ और प्रतिरोध का भाव दिखाई देने लगा। मैंने कहा कि देखो, या तो राजी राजी चले जाओ, नहीं तो इस कोठरी में फिर बंद कर दिए जाओगे। आशुतोष पर इसका विशेष प्रभाव पड़ा हो ऐसा मालूम नहीं होता। खैर, उसे पकड़कर लाया, समझाने लगा। मैंने निकाल कर उसे 1 रुपया दिया और कहा, बेटा, इसे पतंग वाले को देना और पाजेब मांग लेना, कोई घबराने की बात नहीं। तुम तो समझदार हो। उसने कहा कि जो पाजेब उसके पास न हुई तो वह कहाँ से देगा। इसका क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि 5 आने में पाजेब दी है, ना हो चुन्नी को भी साथ ले लेना, समझे। वह चुप हो गया। आखिर समझाने पर जाने को तैयार हुआ। मैंने प्रेम पूर्वक उसे प्रकाश के साथ जाने को कहा। उसने कहा, भारी देखकर डांटने वाला ही था। इतने में सामने उसकी बुआ दिखाई दी। बुआ ने आशुतोष के सर पे हाथ रख के पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए केले और मिठाई लाई हूँ। आशुतोष का चेहरा रूठा ही रहा। मैंने बुआ से कहा, उसे रोको मत, जाने दो। आशुतोष रुकने को उद्यत था। वह चलने में आनाकानी दिखाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाने दो ना उसे। पर आशुतोष मचलने पर आ गया। मैंने डांट कर कहा, प्रकाश, इसे ले क्यों नहीं जाते तुम। बुआ ने कहा कि बात क्या है, क्या बात है। मैंने पुकारा, तू बंसी सी साथ साथ जा, बीच में लौटने न पाए। तो मेरे आदेश पर दोनों आशुतोष को जबरदस्ती उठाकर सामने ले गए। बुआ ने कहा, क्यों उसे सता रहे हो। मैंने कहा कि कुछ नहीं, जरा यूं ही। फिर मैंने उनके साथ इधर उधर की बातें ले बैठा। राजनीतिक राष्ट्र की ही नहीं होती, मोहल्ले की में भी राजनीति होती है। यह भार स्त्रियों पर टिकता है। कहाँ क्या हुआ, क्या होना चाहिए इत्यादि चर्चा स्त्रियों को लेकर रंग फैलाती है। इसी प्रकार की कुछ बातें हुई। फिर छोटा सा बक्सा सरका कर बोली, इसमें वह कागज है जो तुमने मांगे थे, और यहाँ। ये कहकर उसने अपनी बास्केट में जेब में हाथ डालकर पाजेब निकालकर सामने की, जैसे सामने बिच्छू हो। मैं भयभीत भाव से कह उठा, ये क्या है। बोली कि उस रोज भूल से एक पाजेब मेरे साथ ही चली गई थी। इस कहानी की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं राइटर के बारे में। तो जैनीन कुमार की पाजेब। प्रेमचंद ने जैनीन को हिंदी का गौरकी कहा है। प्रेमचंद द्वारा की गई उनकी इस आरंभिक प्रशंसा को सनद के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। प्रेमचंद द्वारा की गई जैनीन प्रशंसा एक उदीयमान और संभावनाशील लेखक का स्वाभाविक उत्साहवर्धन हो सकता है। प्रेमचंद के मन में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन एवं उसके नेताओं के प्रति गहरा लगाव था। जेल जाने पर वो हसरत भरी निगाहों से देखते थे। जैनेन्द्र अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हो गए और कई बार जेल भी जा चुके थे। जैनेन्द्र की क्रांतिकारी पृष्ठभूमि वाली कहानियाँ एवं उनकी जेल यात्रा ने प्रेमचंद को काफी प्रभावित किया। उसके मन में एक युवा लेखक के प्रति समादर का भाव जागृत हुआ। प्रेमचंद ने इसी भावभूति पर चढ़कर जैनिन की प्रशंसा की थी। तब उनके सामने जैनिन का सरगर्ती साहित्य नहीं था। जैनिन ने प्रेमचंद के निकट संपर्क में रहते हुए भी अपने लिए एक अलग रास्ते की तलाश की जो प्रेमचंद से भिन्न था। जैनिन कुमार की कहानियों का पहला संग्रह सन 1929 में फांसी नाम से प्रकाशित हुआ। इन कहानियों में अपने आसपास के जीवन यथार्थ को आधार बनाया गया। इसमें विचारों की प्रधानता है। इसी काल में लिखी गई जमीन की ओर भी कहानियां हैं जो तत्कालीन राजनीतिक संबंधों को सीधे छूने के बावजूद लगभग वही काम करती हैं जैसे कहीं प्रेमचंद की सूर्यवतन की कहानियों ने किया था। यशपाल और जैनिन दोनों की कहानियां विचार प्रधान हैं। नई कहानियों के लेखक ने विचार की इस सत्ता को एक पठार के रूप में देखा जो लेखक और वास्तविक जीवन के बीच अवरोध पैदा करता है। जैनिन कहानी में जीवन की वास्तविकता और लगभग तिरस्कार करते
आगे बढ़ जाते हैं। पाजेब कहानी में जीवन की एक छोटी सी घटना को उठाया गया है। पाजेब सबसे पहले बच्चे के मन में इच्छा के रूप में उभरता है। कहानी के अंत में यही पाजेब मध्यवर्ती जीवन के यथार्थ को प्रतिबिंबित करता है। पाजेब तो एक प्रतीक मात्र है। यह निम्न वर्ग मध्यम वर्ग की इच्छा आकांक्षा का प्रतीक है। वस्तुओं के प्रति ललक की अतिशयता इस कहानी में देखी जा सकती है। मध्यम वर्ग की उदाम लालसाएं, अविश्वास, मिथ्याचार इस कहानी में प्रकट हो गया है। जनीन कुमार की कहानियां व्यक्ति की अंतर जगत की बड़ी बारीकी से अध्ययन करती है। पाजेब इसका अपवाद नहीं। यहाँ पाजेब का खो जाना यथार्थ के कई सारे पहलुओं को उद्घाटित कर देता है। पाजेब खो जाने के बाद आशुतोष से पूछताछ की जाती है। माँ बाप उससे तरह तरह के सवाल करते हैं। इन सवालों में मध्यवर्ती चरित्र का यथार्थ उठता है। छोटी छोटी चीजों के प्रति इतनी आसक्ति और दूसरों के प्रति अविश्वास इस वर्ग की स्थायी पहचान है। यहाँ वस्तु की कीमत व्यक्ति से ज्यादा आंकी जाती है, तभी तो दुनियादारी से अनजान बच्चे के साथ लगभग वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसा कि चोरी के आरोप में पकड़े गए किसी आदमी के साथ। आशुतोष द्वारा कोई जवाब न दिए जाने के कारण उत्पन्न झुंझलाहट और घर के अंदर उसे बंद करने की तमाम कोशिशें इस कहानी को एक मोड़ देती हैं, जिससे इसका उद्देश्य अपने आप प्रकट हो जाता है। आशुतोष की चिट्ठी में ही उसके पिता का मध्यम वर्गीय चरित्र उभर कर सामने आ जाता है। पाजेब की जानकारी हासिल करने के लिए कभी भी आशुतोष को पुचकारता है, प्रलोभन देता है, कभी उसे यातना देता है। जो व्यक्ति अपने पुत्र के साथ इस तरह का व्यवहार करता है, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करेगा, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। पाजेब के माध्यम से लेखक मध्यवर्ग की संकीर्णता, असवारिता, दुर्मूलपन, लालच और खोखलेपन को दिखाता है। कलात्मक दृष्टि से भी यह कहानी अपनी महत्वपूर्ण ध्यान रखती है। इसके अलावा खेल, पत्नी, जानवी, फोटोग्राफी, नीलम देश की राजकन्या, लाल सरोवर, दो चिड़ियाँ, घुंघरू, भाभी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, दृष्टिदोष जैनिन की महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कांग्रेस और स्वाधीनता आंदोलन के बद्ध विवेक की आलोचना करने वाली कहानी है एक थैली। जैनिन कुमार सन 1920 और 30 के आंदोलन के बीच घटित मूलभूत अंतर को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि सन 1920 के आंदोलन में जहाँ चरित्र पर अधिक बल दिया गया और नेता तथा जनता के बीच कोई स्पष्ट विभाजन नहीं था, वहीं 1930 के आंदोलन में राजनीतिक क्रांतिकारियों की आर्थिक राजनीतिक स्थिति कहीं ज्यादा मायने रखती थी। कुछ नेता इस सुविधा के प्रति अधिक सचेत थे। एक कैदी ऐसी पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी है जहां लेखक के महान उद्देश्य को लेकर किए जा रहे संघर्ष में व्यक्ति की अंतर्विरोध को उजागर करने का प्रयास किया है। जहां तक साहित्य के सौद्देश्य का सवाल है, प्रेमचंद की उस चिंतन धारा को जैनिन कुमार ने लगभग छोड़ ही दिया। हाँ, यशपाल ने प्रेमचंद की उस सामाजिकता को अपनी साहित्य द्वारा आगे बढ़ाया। जैनिन न तो आम तौर पर वास्तविक अनुभव संस्कार को बहुत कम उपयोग किया, विचार को आधार बनाकर कहानी गढ़ने और बनाने की प्रवृत्ति ने उन्हें किसी व्यवस्थित और तार्किक रचना दृष्टि अर्जित नहीं करने दिया, परंतु उनकी वैचारिक विकृपता उन्हें भटकाव से बचाती है। जैनिन ने वास्तविक और यथार्थ जीवन की उपेक्षा अमूर्त जीवन में गहरी रुचि ली है। उनकी कहानियों में आई बौद्धिक समस्या ठोस जीवन से मेल नहीं खाती, जिसके कारण वे जीवन के वैविध्य को अभिव्यक्त नहीं कर सके।